हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई आप लोग फिर से देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का सीरीज। और वेव ऑप्टिक्स सीरीज में हम लोगों ने बोला कि 3 पार्ट हैं इसके। पहला था बेटा इंटरफेरेंस, दूसरा था डिफ्रैक्शन, और मैंने बोला तीसरा पार्ट होगा हमारा पोलराइजेशन। तो चूंकि 2 पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं तो आज हमारा होगा तीसरा पार्ट, और वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। polarization of light wave, see, polarization of light। ठीक है, इस टॉपिक के साथ है ना, इस पार्ट के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलो भाई बात करते हैं कि ये होता क्या है पोलराइजेशन। तो बच्चे जैसा कि हमने शुरू से पढ़ा है ना, या जब हम लोग फर्स्ट बुक फिनिश कर रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक, उसका जो लास्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। लास्ट चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। तो वहाँ से हमने सीखा था कि लाइट भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके साथ जो लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे ठीक है इस तरीके का। तो बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, और ये क्या था बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन था। ठीक है, याद आ रहा होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ये होता था, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ये होता था, और ये होता था वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सीखा था। आ रही बात समझ में आपको? तो बच्चे देख पा रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं। और ये तीनों चीजों को अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऑप्टिकल इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो मेनली किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, उस पर हम लोग ध्यान ज्यादा देते हैं, अपना कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि उसी की वजह से ऑप्टिकल इफेक्ट महसूस होता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट मेनली किसके लिए वो है बेटा? नोन है, वो है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। तो हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पढ़ना। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, जिसमें कि हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैं हटा देता हूं। अब बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ वेव प्रोपगेशन। तो देखो वेव इधर प्रोपगेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट हो रहा है। तो बेटा इस तरीके से जब वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइट क्या होती है, सॉरी, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं?
हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है ना। कैसा है? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है। दैट मीन्स कि जो लाइट है उसके पास भी कैसा नेचर है बेटा? ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहली बात। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, कैसा नेचर है? ट्रांसवर्स। क्यों ट्रांसवर्स? क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। समझ गए? तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब बच्चे ध्यान से समझना, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, क्योंकि वही लाइटिंग वेक्टर है, वही लाइटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो, एक बात तो श्योर है कि जो लाइट वेक्टर होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये लाइट वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव है, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर यूं क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक ही ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल है या बहुत सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल है? तो लाइट अगर ऐसे जा रहा है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर, तो ऐसे इस पूरे प्लेन में कई सारे परपेंडिकुलर्स डाले जा सकते हैं, है ना बच्चे? क्लियर है? तो इन सारे परपेंडिकुलर्स में, है ना, सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। आप अगर इसको स्ट्रेट मानो और इस प्लेन पर इस तरीके से, है ना, बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशन पॉसिबल है। आगे बात समझ में? एक्चुअल में जो हमारा लाइट वेव होता है वो ऐसा है, एक्चुअल में लाइट वेव ऐसा है, लाइट यूं वाइब्रेट, लाइट यूं प्रोपगेट हो रहा है और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना। इस तरीके से परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन ले लो, ऐसा 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 जो भी ले लो, है ना, ये सारे डायरेक्शन में आपके जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के यानी लाइट वेक्टर के वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जब ऐसा लाइट होता है बेटा जिसमें कि हर डायरेक्शन में लाइटिंग वेक्टर क्या है? वाइब्रेट हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहा जाता है? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। बट अगर मान लो हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करी, ठीक है, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, जैसे कि मैं क्या करूं बेटा, एक ऐसा गेट बना दूं, ठीक है, इस तरीके से गेट बना दूं और एक यहाँ पर छोटू सा ओपनिंग छोड़ू, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा ओपनिंग छोड़ू, ठीक है बेटा। तो ऐसा लाइट आ रहा है आपका, है ना, इस तरीके से लाइट आ रहा है और ये इसका वाइब्रेशन है। तो जब बच्चे इस तरीके से पास होगा लाइट, तो ये वाला जो वाइब्रेशन है, देखो ये वाला जो वाइब्रेशन है ये पास हो जाएगा, है ना, ये वाला वाइब्रेशन पास हो जाएगा। लेकिन अदर जो वाइब्रेशन होंगे इस तरीके का वाला वाइब्रेशन, वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ब्लॉक हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे कि लाइट वेक्टर का जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जिसका एक्सिस इसके पैरेलल आएगा वो वाला पास हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे, बाकी पार नहीं हो पाएंगे। तो इस ओर जो आएगा, है ना, इस ओर जो लाइट आएगा उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन बचेगा, ये वाला, बाकी सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इधर का जो लाइट है ना, इधर का जो लाइट है, इसमें क्या हो रहा है, एक अलग चीज हो रहा है। इसमें क्या था, हर पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेशन थे। नाउ व्हाट इट इज हैपनिंग, यहां पर क्या हो रहा है कि अब एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन मौजूद है। ठीक है, तो इधर का जो लाइट है वो कहलाता है अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली हमने क्या किया बेटा कि अगर हम ऐसा करें, ठीक है, ऐसा करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके वाइब्रेशन को किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें कि तुमको इसी प्लेन में वाइब्रेट करना है, बाकी में वाइब्रेशन को हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, तो ऐसा वाला जो लाइट वेक्टर हमें लाइट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें कि हम लाइट वेक्टर के
वाइब्रेशन को किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस घटना को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ restricting electric field vibration along one particular direction perpendicular to the direction of propagation of light wave is called polarization of light। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसमें कि लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन को किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बाकी को गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इधर वाला जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है और इधर वाला जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है। तो जो नेचुरली लाइट आती है, नेचुरली जैसे इस ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। नेचुरली जो सन से लाइट आ रही होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जितना अनपोलराइज्ड लाइट होगा बेटा, वो आपके आंखों में उतना ज्यादा स्पार्कलिंग पैदा करेगा, चौकाचौंध पैदा करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या होता है बेटा कि अगर हम सन को डायरेक्टली देखें तो हमें क्या होता है, काफी तकलीफ होती है ना, आंखें पूरी ये हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जितना अनपोलराइज्ड लाइट होगा वो आपकी आंखों को उतना तकलीफ देगा, और जब पोलराइज्ड हो जाता है तो उसकी जो स्पार्कलिंग है वो घट जाती है, वो आपकी आंखों को उतना तकलीफ नहीं देगा। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो पोलराइजेशन मतलब क्या? पोलराइज्ड लाइट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, और वो डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब लाइट जिस तरफ जा रही है उसके किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? सो दिस इज पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, और जो पोलराइज्ड होकर के मिलता है उसको पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, और जिसमें सारे वाइब्रेशंस मौजूद हैं उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो देखो बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने के लिए अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। कभी भी अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाना है तो ये डॉट का मतलब हुआ इस तरीके का वाइब्रेशन, और ये दूसरा, तो इसमें क्या दिख रहा है बेटा? दोनों प्रकार के वाइब्रेशन दिख रहे हैं, ऐसा वाला भी और ऐसा वाला भी, तो ये अनपोलराइज्ड हो गया। अनपोलराइज्ड लाइट दिखाने का ये तरीका हुआ, ये डायरेक्शन हुआ और ये वाइब्रेशंस हुए, ये वाला भी वाइब्रेशन है और ये वाला भी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसको कहेंगे बेटा सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। आगे बात समझ में? और जब पोलराइज्ड हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे? एक ही वाइब्रेशन दिखाएंगे, या तो परपेंडिकुलर वाला दिखाएंगे या तो डॉट वाला दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फिगर सिंबल ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट है ना। अगर मैं ये वाला चाहूं तो इसे भी दिखा सकता हूं, इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन ऐसा वाला है। ठीक है, क्लियर है? सिंबल ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो। ओके, क्लियर? अब सवाल उठता है बेटा कि जब हम सन से जो लाइट आ रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, वहां से जो लाइट आ रही है वो कैसा है? आपने बोला सर अनपोलराइज्ड है, तो फिर पोलराइज्ड होगा कैसे? ठीक है, फिर पोलराइज्ड होगा कैसे? तो पोलराइजेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट है ना, अरेंजमेंट, जिससे कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पोलरॉइड बोलते हैं या पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, पोलराइड और पोलराइजर, पोलरॉइड और पोलराइजर। ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा? पोलरॉइड और पोलराइजर द इंस्ट्रूमेंट है ना, या सब्सटेंस, द इंस्ट्रूमेंट
और मटेरियल which converts ठीक है बेटा, which converts unpolarized light into polarized light is called Polaroid और पोलराइजर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है बेटा टर्मलाइन क्रिस्टल, TOURMALINE, टर्मलाइन क्रिस्टल और क्विनोन आयोडोसल्फेट। ठीक है, टर्मलाइन क्रिस्टल और क्विनोन आयोडोसल्फेट या फिर निकोल प्रिज्म। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड है ना। एक होता है बेटा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसे कि मान लो एक ये लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है, ओके, और इसमें मान लो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब हमने इसको पोलराइज्ड कर दिया है, पोलराइज्ड लाइट है, वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो प्लेन हो गया बेटा, ये वाला जो प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, इस प्लेन में वाइब्रेशन है, तो दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो द प्लेन, और ये प्लेन देखो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है ना, ये प्लेन भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। तो बेटे द प्लेन विच इज, और इस प्लेन में क्या है, वाइब्रेशंस अवेलेबल है। तो हम इसको कह सकते हैं द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इन which contains vibration of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया, आप समझ गए, वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशन अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अपने लैंग्वेज में लिख लेना बच्चे इसको। अब एक प्लेन ऐसा बनाता हूं मैं, सपोज इस तरीके का एक प्लेन बनाता हूं, तो ये प्लेन क्या दिख रहा है बेटा, इसके परपेंडिकुलर बनाया मैंने, है ना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाया। तो चूंकि वाइब्रेशन इस प्लेन में है तो इस प्लेन में नहीं हो सकता, एक ही प्लेन में होगा ना वाइब्रेशन, दूसरे प्लेन में नहीं होगा, है ना, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट की यही खासियत है, उसको हम एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये वाला वाइब्रेशन में इस प्लेन में वाइब्रेशन नहीं है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, इस प्लेन में वाइब्रेशंस नहीं होते। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो गया बेटा, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और इस प्लेन में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। तो ये दो बातें आप लिख लेना बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो सिंपल याद रखना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेशन होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में वाइब्रेशन नहीं होता है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों इसके साथ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड लाइट वेव का प्रोपगेशन, ये तीनों भी आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको कैसे समझ में आएगा कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है ना, इसको कैसे दिखाई देगा क्या हमको, है ना, देख के तो नहीं बता सकते, तो कैसे हम पता करें कि लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। ठीक है, तो चलो हम इस बात की एनालिसिस करेंगे कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो चलो बात कर रहे हैं हम लोग क्या, एनालिसिस ऑफ
पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एनालिसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मान लो बच्चे हमने इधर से क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट डाला, ठीक है, अनपोलराइज्ड में दोनों प्रकार के वाइब्रेशन होंगे, एक्चुअली में सारे वाइब्रेशंस हैं बट वी कैन शो हियर इट ओनली 2। तो इस तरीके से लाइट जा रहा है, इसके सामने हमने क्या करा बेटा, इस तरीके का एक टर्मलाइन क्रिस्टल रख दिया, इसको जो ये जो है ना बेटा, इसको ये क्या कहलाता है, पास एक्सिस कहलाता है, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशंस होगा वो पास हो जाएगा। तो इससे जो जाएगा बेटा, तो वो लाइट क्या हो जाएगी, ऐसा पास होगा, है ना, तो इसमें ये वाला वाइब्रेशंस पार कर जाएगा, तो इधर जो आएगा वो उसमें एक ही वाइब्रेशन होगा। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पोलरॉइड, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, पोलरॉइड या फिर पोलराइजर। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसके सामने एक और पोलरॉइड लगा देते हैं, ठीक है, एक और पोलरॉइड लगा देते हैं और इसका एक्सिस मान लो इस तरीके से है, आगे बात समझ में। अब इसके ये जो पोलरॉइड, ये जो सेकंड पोलरॉइड लिए हैं, ठीक है बेटे, सेकंड पोलरॉइड लिए हैं, तो इधर आप अगर देखोगे, ये वाला जब पार होगा, तो अभी के कंडीशन में जब ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इस एक्सिस के ये एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो देखो ये इसको पार होने में कोई तकलीफ होगी नहीं, ये वाइब्रेशन पार हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, है ना, एक प्रॉपर इंटेंसिटी का लाइट दिखेगा। बट अगर आप क्या करो, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके एक्सिस को टिल्ट करना शुरू करो, ठीक है बेटा, बेंड करना शुरू करो, है ना, थोड़े थोड़े करके एंगल बेंड करना शुरू करो, थोड़ी देर बाद इसको पुश कर दो, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा कर दो, तो देखो उस एक्सिस के कंपैरिजन में इसमें क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा थीटा, है ना बेटे। और फाइनली जब आप इसको इस तरीके से पूरा कर दोगे, है ना, तो अब क्या होगा, लाइट पार होगा क्या, कुछ भी लाइट नहीं पार होगा। तो आप क्या देखोगे बेटा, पहले स्टार्टिंग में पूरा लाइट पार हो रहा था, तो एक हाई इंटेंसिटी का लाइट मिलेगा, फिर आप जब इसको परपेंडिकुलर कर दोगे तो कुछ भी नहीं पार कर पाएगा, मतलब इंटेंसिटी क्या हुआ, मैक्स से लेकर के घट करके 0 हुआ, मतलब इंटेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इस वाले पोलरॉइड को जब आप घुमाओगे ना, है ना, एंगल चेंज करोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी चेंज करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि लाइट क्या है, पोलराइज्ड है। अब सोचो अगर मैं इसको ये करूं, चेंज करूं, है ना बेटे, इसको अगर चेंज करूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है ना बेटे, हर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये इस तरीके का पास है ना, पास है, तो जो वाइब्रेशन ऐसा है वो तो पार कर जाएगा, है ना, जो वाइब्रेशन इधर है वो पार कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ऐसा वाला वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट अगर ऐसे पास हो रहा है ना, तो इसमें सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, ऐसे वाला भी 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 है ना, अगर अनपोलराइज्ड है, अगर अनपोलराइज्ड है तो इस सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड की बात कर रहा हूं पहले मैं, इसमें भी वाइब्रेशन है, इसमें भी वाइब्रेशन है, इसमें भी वाइब्रेशन है, सब में है, ठीक है बेटा। तो जब मैं अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसा डालूंगा तो अभी क्या होगा, ये एक वाइब्रेशन पास कर जाएगा तो इंटेंसिटी मिलेगी। अब मैंने इसको घुमा दिया, जब मैं घुमा दूंगा तो ये वाला तो रुक जाएगा, लेकिन इधर भी तो वाइब्रेशन है ना, ये वाला तो पार होगा, तो फिर से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगा। फिर मान लो इसको मैंने क्या किया बेटा, इसको समथिंग ऐसा किया, तो भी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, तो हर समय कुछ ना कुछ पास होता रहेगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, इसको आप घुमाओगे ना तो यहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो इंटेंसिटी चेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये पोलराइज्ड लाइट है। तो देखो इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप पोलरॉइड के पास एक्सिस के एंगल को घुमाओ और घुमाने पर अगर इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आए तो दैट मींस कि लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड थी।
और अगर आप घुमाओ और इंटेंसिटी चेंज हो, है ना, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, ऐसा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि लाइट पोलराइज्ड है। तो ये तरीका होता है पोलराइजेशन को पहचानने का। अब देखो बेटा, यहां पर जो ये वाला पोलरॉइड था, उसने क्या किया, अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट किया, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, पोलराइड। अब ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं, उसको ये एनालिसिस करने के लिए कर रहे हैं कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनालाइजर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है पोलरॉइड, ये है एनालाइजर, है ना। तो समझ आया क्या, कैसे आपको पता करना है कि कौन सा अनपोलराइज्ड है, कौन सा पोलराइज्ड है। तो आप बोलोगे बेटे कि इफ द डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस इज चेंज्ड, है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस इज चेंज्ड एंड इंटेंसिटी डज नॉट चेंज, दैट मीन्स कि लाइट वाज अनपोलराइज्ड, एंड इफ इंटेंसिटी चेंजेस, है ना, दैट मीन्स कि लाइट जो है पोलराइज्ड था, ठीक है। क्लियर है। तो बच्चे इसको आप ऐसे नोट करके लिख लेंगे, इफ एक्सिस ऑफ पोलरॉइड इज चेंज्ड एंड इंटेंसिटी of light coming out changes, that means light was polarized, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइट पोलराइज्ड था। अब इसका दूसरा नोट 2 लिखोगे, इफ एक्सिस ऑफ पोलराइड इज चेंज्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट डज नॉट चेंज, है ना, इसमें सेकेंड में क्या कर लोगे, डज नॉट चेंज, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स लाइट वाज अनपोलराइज्ड। तब क्या हो जाएगा, लाइट वाज अनपोलराइज्ड। ये आप सेकेंड लिख लोगे, ठीक है। तो कैसे पहचानना है, ये बात समझ में आ गया। और जब आप पोलरॉइड है, दोनों सेम ही चीज है ना बेटा, दोनों मटेरियल क्या है, सेम ही है, बस इसका पर्पस अलग है, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग नाम बोलते हैं, पोलरॉइड एंड एनालाइजर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। जैसा आदमी होता है, आदमी अलग अलग काम करता है तो हम उसको अलग अलग चीज बोलते हैं। किसी को बोलते हैं बैंक में काम करता है, हम उसको बैंकर बोलते हैं, है ना बेटे। अगर कोई क्या बोलते हैं, ड्राइव कर रहा है गाड़ी, हम उसको ड्राइवर कहते हैं, है तो आदमी ही ना दोनों, समझ गए क्या। चलो, तो ये कहानी भी हो गई आपकी पूरी। अब आगे जो है अपने को क्या करना है, क्या देखना है कि ये जो पोलरॉइड होते हैं उसका यूज क्या है, ठीक है बेटा। यूजेस ऑफ पोलराइड, यूजेस ऑफ पोलरॉइड, ठीक है, यूजेस ऑफ पोलरॉइड। पहला आपने वो देखा है बच्चे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोटोक्रोमेटिक लेंस, है ना, फोटोक्रोमेटिक लेंस वाला गॉगल्स, ठीक है, जो अच्छे गॉगल्स होते हैं बढ़िया कंपनी के, रेबन के, ठीक है। तो उसके देखो कितने दाम होते हैं, 3000, 4000, 5000 ऐसे दाम होते हैं। वही आप रोड साइड में कहीं जाके खरीद लो तो वो 100 रुपए में मिल जाता है। देखने में आपको दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, है ना, देखने में दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन इतना फर्क क्यों होता है दाम में, क्योंकि ये जो रोड साइड आपको बिकते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन जो बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का होता है उसमें पोलरॉइड यूज होता है ना। आप अगर अच्छे चश्मे से धूप में भी निकलो तो आपको तकलीफ नहीं होती है, ऐसे नॉर्मली जाओ तो धूप में तकलीफ होती है ना। क्यों, क्योंकि वो जो फोटोक्रोमेटिक लेंस लगाता है उसमें वो पोलरॉइड यूज करता है, और पोलरॉइड के कारण जो सनलाइट आ रही होती है उसको क्या करता है, अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ग्लेयर है वो कम हो जाता है ना, उसका ग्लेयर जो चमक जो है वो कम हो जाता है, आपकी आंखों को तकलीफ कम होती है, ठीक है। तो पहला हो गया बेटा कि फोटोक्रोमेटिक लेंसेस में या गॉगल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिसको आप सन ग्लासेस भी कहते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन सन ग्लासेस। आगे बात समझ में। सिमिलरली आप देखते हो जो आपका विंडशील्ड होता है ना, विंडशील्ड मतलब
कार वगैरह के जो विंडशील्ड होते हैं उन सब में भी, या आपके एरोप्लेन वगैरह के विंडशील्ड वगैरह होते हैं उसमें भी क्या लगा होता है, पोलराइड लगा होता है। आ रही बात समझ में, पोलराइड लगा होता है। इन विंड windshield of कार और एरोप्लेन इन सब में भी लगा होता है क्या चीज, पोलराइड। ओके बच्चों, और देखो जो आपकी गाड़ियां होती है ना, उनके जो हेडलाइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी लगाया जा सकता है ताकि जो सोर्स है वहीं से निकले लाइट तो क्या हो, वो पोलराइज्ड हो करके हो, फिर आप तक जो पहुंचेगा वो भी पोलराइज्ड पहुंचेगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। और फिर लेबोरेटरी पर्पस, लेबोरेटरी है ना, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, तो यूजेस ऑफ पोलराइड आप याद कर लेना। ओके बच्चों, क्लियर है, पोलराइड हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मालूस लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ मालूस, जैसा कि अभी आपने देखा बच्चे कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइड से पास कराते हैं तो इधर जो लाइट आती है वो कांस्टेंट इंटेंसिटी का होता है। बट अगर पोलराइज्ड लाइट को डालें और इधर घुमाएं तो आपको क्या होता है, इंटेंसिटी वेरी करता हुआ दिखता है ना बच्चे। इंटेंसिटी क्या होता है, वेरी करता हुआ दिखता है। तो वो इंटेंसिटी अगर हम निकालना चाहें कि कितना इंटेंसिटी बाहर आ रहा है, ठीक है, कितने इंटेंसिटी का लाइट पार हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये काम आता है लॉ ऑफ मालूस। ठीक है, समझो ध्यान से। तो फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां पर हमने क्या किया बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट डाला। मान लो बच्चे कि एक चीज तो हमेशा याद रखना, अनपोलराइज्ड लाइट, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपने आई नॉट इंटेंसिटी का अनपोलराइज्ड लाइट डाला और ये आपका क्या है, पोलराइड है, तो ये क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा। तो ये जो पोलराइज करेगा ना, तो इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, I0/2। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड को पार करेगा तो आपको कितनी इंटेंसिटी पार होगी बेटा, I0/2। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। ठीक है, कितनी हो जाएगी, I0/2। ये आपको सीधा सीधा याद रख लेना है। ओके, अच्छे से समझा। अब समझो कि मैंने एक पोलराइड बनाया और इससे जो लाइट निकली, ठीक है, इससे जो लाइट निकली, ओके, वो कितना निकला, सपोज I0। अब इसको भूल जाओ, ये चीज को भूल जाओ। एक पोलराइड से लाइट निकली कितनी की, I0 इंटेंसिटी की। अब इसके सामने मैंने क्या किया बेटा, एक दूसरा पोलराइड बनाया। ठीक है, ऐसा दूसरा पोलराइड बनाया और ये पोलराइड जो है ना, इसके बीच में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इससे ये क्या है, टिल्टेड है। आ रही बात समझ में, इससे ये क्या है, टिल्टेड है। ओके, तो इधर जो इंटेंसिटी बाहर आएगी है ना, इधर मान लो जो इंटेंसिटी आई वो क्या है, आई है। ठीक है, तो मालूस लॉ क्या कहता है कि जो इधर से इंटेंसिटी आएगी, आई, वो इक्वल टू होगा I0 cos स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होगा, I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आगे बात समझ में।
जिसमें ये आई नॉट क्या है बेटा, आई नॉट क्या है, ये जो सेकेंड पर हमको क्या देखना है, इधर का तो पता ही चल चुका है कि इधर कितना लाइट पार हुआ, हमको यहां पर देखना है कितना लाइट पार हुआ। ठीक है, तो इस जो पोलरॉइड है, ये जो एनालाइजर है ना, उस पर कितनी इंटेंसिटी इनकमिंग है तो आई नॉट है, कितनी इंटेंसिटी आउटगोइंग होगी तो आई है। तो बोला कि जितना इस पे इंटेंसिटी आएगा उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी पोलराइजर एंड एनालाइजर, दोनों के एक्सिस के बीच का जो एंगल है ना, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। दिस इज लॉ ऑफ मालूस। आगे क्या बात समझ में क्लियर है, दिस इज लॉ ऑफ मालूस, आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ मालूस हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर is directly proportional to the square of cosine of angle between polaroid and analyzer। ठीक है, पोलराइड और एनालाइजर के बीच का जो ये होगा, दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ मालूस। ओके, चलो देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मिल जाए अपने को। ओके, आई इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो देखो जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ 10.56, ठीक है, 10.56 क्या कह रहा है बच्चे, 10.56 ये कह रहा है बच्चे कि टू पोलरॉइड्स आर ओरिएंटेड विथ देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, आगे बात समझ में, टू पोलरॉइड्स आर ओरिएंटेड विथ देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी अदर। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट हुआ जो कि अनपोलराइज्ड है। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और एक जो है वो इस तरीके से है और उसकी एक्सिस इस तरीके से है, और दूसरी जो है वो क्या है बेटा, टिल्टेड है, दूसरी जो है वो टिल्टेड है, और इसकी एक्सिस कितनी एंगल बना रही है, 30 डिग्री। इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ओके, आगे बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, यहां से जो फाइनली आएगी है ना, वो कितना ट्रांसमिट होगा, इसका वो फ्रैक्शन निकालना है। तो मान लो बेटा ओरिजिनली ये क्या था, आई नॉट था, तो पहला वाला क्या करता है बेटा, सीधा सीधा पोलराइज करता है, तो क्या हो जाता है, आई नॉट बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसने कितना दिया इसको, आई नॉट, इसने क्या बाहर किया, आई नॉट बाई 2, तो इसमें कितना एंटर करेगा, यही आई नॉट बाई 2 एंटर करेगा, और बाहर आया सपोज क्या, आई। तो आपका रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, आई इक्वल्स टू, तो इसके लिए एंट्री कौन सा है बेटा, आई नॉट बाई 2, तो आई नॉट की जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा दोनों के बीच में कितना है बेटा, 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो आई नॉट बाई 2 और cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, सो 3 आई नॉट बाई 8 इज आई, तो देयरफॉर आई बाई आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा, 3/8, यही हुआ ना, दिस इज आउटकमिंग, और ये क्या है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, तो फ्रैक्शन इसी तरीके से निकालेंगे, तो 3/8 आ गया, क्या आ गया बेटे, 3/8, अंडरस्टूड, 3/8।
आप चाहो तो इसको परसेंटेज में बदल लो, है ना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आराम से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, भूल गया मैं, हाँ, मेथड ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ पोलराइजेशन। एक तो आपने देखा कि पोलराइजेशन करने के लिए आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, मटेरियल यूज कर सकते हो, जैसे टर्मलाइन क्रिस्टल वगैरह, है ना। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, उसको बात करेंगे। मेथड ऑफ पोलराइजेशन, मेथड ऑफ पोलराइजेशन, ओके। तो ये देखो मेथड ऑफ पोलराइजेशन में पहला मेथड है, ठीक है, पहला मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ओके, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो यहां पर इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है, यहां पर लाइट, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, इधर पर एक लाइट रे यू इंसिडेंट करा, ओके, और मान लो कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट किया वो क्या है, अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया इसके ऊपर, ओके। और तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो कभी भी 100% रिफ्रैक्शन या 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ पोर्शन क्या हो गया, मान लो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ पोर्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, कुछ क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर है। तो अगर आप इस एंगल को चेंज करते रहोगे, है ना, अगर आप इस एंगल को चेंज करते रहोगे तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखेगा, ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखेगा जिस पर कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये जो खास स्थिति है, ये जो स्पेशल कंडीशन है जिसमें एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इस एंगल को स्पेशल एंगल बोलते हैं और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। व्हाई एंगल ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज इन दिस कंडीशन, ठीक है, आपका जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना वो पूरी तरीके से पोलराइज्ड होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होता है, प्लेन पोलराइज्ड। इसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगा, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मेथड। बाय दिस इज व्हाई वी कॉल इट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि और ये जो एंगल है थीटा पी, इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ओके। और इसको ब्रूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था, डिराइव किया था, तो इसको ब्रूस्टर एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में समझ लो कि इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट इज incidented on a interface such that reflected ray and refracted ray becomes mutually perpendicular to each other, then reflected ray is
completely plane polarized light. This is called polarization by reflection. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ओके, वेल अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, है ना. यहाँ पर कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं. एक मैंने क्या बोला बेटा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन. इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्रूस्टर एंगल. ठीक है, तो बात करते हैं ब्रूस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, तो क्या बोलूंगा बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, उसको कहते हैं ब्रूस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which reflected and refracted ray becomes perpendicular to each other is called ब्रूस्टर एंगल. ठीक है, आगे बात समझ में आपको. इसको थीटा पी से शो कर सकते हैं. अब देखो बेटा, ये थीटा पी है और ये देखो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करो तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा पी हो जाएगा. और ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा पी. ये हो गया आर के बदले, तो आर के बदले क्या हो गया, 90 माइनस थीटा पी. अब यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, है ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्या हो जाएगा बेटा, इधर का रिफ्रैक्टिव, इधर मान लो एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया इनटू sin थीटा p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इनटू sin r. तो sin r के बदले क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस थीटा p. ठीक है, तो sin थीटा p इज इक्वल्स टू म्यू cos थीटा p. Therefore tan थीटा p इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, देखो म्यू. ठीक है, tan थीटा p इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, म्यू. इसमें थीटा p क्या है बेटा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो देखो ये जो है ना, इसको ये एक लॉ बन गया है ना, दिस इज अ लॉ. और ये लॉ कहलाता है बेटा ब्रूस्टर्स लॉ. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ. समझो तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, समझते हैं, है ना. तो बेटा ब्रूस्टर लॉ क्या कह रहा है, देखो, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन आपको पता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, इसको कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ. ब्रूस्टर्स लॉ, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ polarization is equal to the refractive index of medium, that is tan theta p is equals to mu. ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ. दिस इज योर प्रूफ. ठीक है, tan थीटा p इक्वल्स टू म्यू, ये हो गया आपका ब्रूस्टर्स लॉ. अच्छे से समझा बच्चे. तो सिंपल है ना. जब भी आपको बोला जाए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ब्रूस्टर एंगल है, यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन है. इन दैट कंडीशन उसका अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो वो क्या दे देगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा उस मीडियम का. समझ गए बेटे, क्लियर है, अच्छे से समझा. तो ये कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ. और ये हो गया आपकी कहानी किसका, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का. एक और होता है मेथड बेटा, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग.
क्या होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग? समझो, मान लो ये जो है पार्टिकल है, स्कैटरिंग आपको समझ में आता ही है। इस पर एक लाइट क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ, और ये लाइट कैसा है, अनपोलराइज्ड है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ इस पर। ओके, तो बच्चे अगर आप इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन से, ठीक है, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन पे देखोगे, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये जो रे रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, पोलराइज्ड रहेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्कैटर्ड लाइट है ना, स्कैटर्ड लाइट जो कि इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, इधर का कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, तो वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड रहता है, ठीक है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग क्या हो गया बेटा, द स्कैटर्ड लाइट in a direction perpendicular to the incident ray is plane polarized। ये हो गया आपका पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ओके बच्चों, तो भाई इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स इज फिनिश्ड। नाउ इट इज अप टू यू, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, दिक्कत हो पूछना है, ठीक है। ओके, तो चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।